हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश। और आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर साइंस 1 का ग्रेविटेशन का थर्ड लेक्चर कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होता है और जी की वैल्यू कैसे कैसे वैरी करती है, सरफेस को लेके, डेप्थ को लेके और हाइट को लेके, उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, मास एंड वेट का एक्चुअल डिफरेंस पढ़ेंगे। अगर आपने इसके पहले के जो भी लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो शायद आपको ये अच्छे से समझ में ना आए, तो प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखना। मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ये चैप्टर जो है फिजिक्स में आता है, और ये पूरे चैप्टर्स जो भी फिजिक्स में आते हैं उनके लिए मैंने एक सेपरेट टॉपिक बनाया है, बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स के नाम से। अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ लोगे तो आपको फिजिक्स से जितने भी चैप्टर्स हैं आपको इजीली समझ में आएंगे। ओके, तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट फिजिक्स के नाम पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक से, अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो अभी देखिए एक्सेलरेशन वर्ड, एक्सेलरेशन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, पढ़ा है, सुना है। क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। बट समझते हैं कि एक्सेलरेशन आता कहां से। अगर मान लेते एक बॉडी है जो ऐसे सरफेस पर रखी हुई है, ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m। ओके, अब ये इनिशियली कैसे है, रेस्ट पे है, मतलब इसकी ये रेस्ट पे होता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ, मतलब अपने हाथ से क्या करता हूँ, एक एक्सटर्नल इसको धक्का देता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ। तो ये फोर्स कैसे क्या होगा, पार्टिकल क्या करेगा, बॉक्स क्या करेगा, आगे ट्रैवल करने लगेगा। ओके, आगे जाने लगेगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कुछ मान लेते हैं v वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। कब चेंज हुई, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी चेंज होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये पार्टिकल जो क्या है, एक्सेलरेशन कर रहा है। ओके, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन क्या है, a है। तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे हुआ, बाय अप्लाइंग फोर्स। मतलब फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी चेंज की, और वेलोसिटी चेंज हुआ तो क्या जनरेट हुआ, एक्सेलरेशन डेवलप हुआ। मतलब एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होता है तो उसका रीजन क्या होता है, कोई ना कोई फोर्स होता है। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह यहाँ पे भी, यहाँ पे अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, उसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर जी से। तो ये एक्सेलरेशन या फिर इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ओके, ऐसे कोई दो तीन नाम से बुलाते हैं। तो ये जो जी है ये प्रोड्यूस कैसे हुआ, आता कैसे हुआ, हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं हमारा अर्थ का सरफेस है। देखिए अर्थ क्या करती है, हर एक बॉडी को अपने तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ऊपर फेंका, मान लेते मेरे हाथ में एक बॉल था, मैंने क्या किया, इसको ऊपर फेंका। ओके, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, वापस नीचे आएगा। इसका नीचे आने का रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जब ये यहाँ पे होगा तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। ओके, जब ये यहाँ पे रहेगा तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि कैसे जीरो होता है। ठीक है, तो जब ये नीचे आएगा धीरे धीरे, यहाँ से जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा, कंटिन्यूस की जो स्पीड होगी, या फिर कह सकते हैं कंटिन्यूस की जो वेलोसिटी होगी क्या होगी, बढ़ते रहेगी। मानते हैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, यहाँ पे v2 हो गई, यहाँ पे v3 हो गई। मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पार्टिकल जब नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है। क्लियर है? तो पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट करते हुए नीचे आ रहा है। ओके, तो ये एक्सेलरेशन इसको मिल कहां से आ रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, यहाँ पे एक्सेलरेशन किसकी वजह से मिल रहा था इसको, इस वाले फोर्स की वजह से। यहाँ पे एक्सेलरेशन किसकी वजह से मिल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन इसको हम लोग स्पेशल बोलते हैं, स्पेशल एक्सेलरेशन, क्योंकि इसको कौन एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके लिए यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल लेटर जी। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर अर्थ एक्स ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये कहां से प्रोवाइड हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके लिए एक्सेलरेशन का स्पेशल नाम दिया गया है अर्थ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी का भी यूनिट क्या होगा, सेम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों भी एक्सेलरेशन है। तो समझ में आया एक्सेलरेशन कहां से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब इसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ये एक्सेलरेशन होता कितना है, इसकी वैल्यू क्या क्या होती है, हम लोग अभी चेक करते हैं। ओके, देखिए हम लोग ने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, मतलब जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा था तो उसके ऊपर क्या एक्ट हो रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स होता कितना है, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ये m जो है ये क्या होगा, कैपिटल M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। और स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ अ पार्टिकल, वो जो पार्टिकल जो नीचे आ रहा था उसकी मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स का हम लोग ने बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, फोर्स का हम लोग ने बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ा है, सिंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे जो फोर्स है वो सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स के जो
एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है, उस एक्सेलरेशन हम लोग क्या नाम दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए की जगह हम लोग क्या रिप्लेस करेंगे, जी से रिप्लेस करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली एफ की जगह क्या पुट कर सकते हैं, mg पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, तो mg इज इक्वल टू जी एम एन अपॉन आर स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पे स्मॉल एम क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड, तो एम क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों को डायरेक्टली ऐसे कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है, स्मॉल जी का वैल्यू, ये स्मॉल जी का क्या है, फॉर्मूला है, वैल्यू है। ओके, वैल्यूज हम लोग बाद में सब अलग अलग क्वांटिटीज के वैल्यूज पुट करने के बाद निकालेंगे, बट स्मॉल जी के लिए क्या है, फॉर्मूला है। इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो क्या होगा, ये सेम एज एक्सेलरेशन। ओके, एसआई यूनिट क्या होगा, सेम एज एक्सेलरेशन व्हिच इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमको अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब जी की जो वैल्यू है, देखिए जी की जो वैल्यू, हर एक प्लैनेट का, हर एक बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होता है, ठीक है। सब मार्स का, मून का अलग होगा, मार्स का अलग होगा, मून का अलग होगा, अर्थ का अलग होगा, जुपिटर का अलग होगा। तो जी का वैल्यू भी सबके लिए अलग अलग होगा। तो हमारे अर्थ के लिए जी का वैल्यू कितना है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे जी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल जो जी है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होती है, हर जगह सेम होती है, 6.67 into 10⁻11। ओके, ये m क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ अर्थ। और अर्थ का जो मास है वो कितना है, 6 into 10⁻24 kg। ओके, उसके बाद ये रेडियस ऑफ अर्थ, देखिए रेडियस ऑफ अर्थ होता है नियरली अबाउट 6.4 into 10⁻6 मीटर्स, ठीक है। जब हम लोग इसको सब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कुछ आंसर आएगा, z इज इक्वल टू 9.777 कुछ ऐसे अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर आता है, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, जी का वैल्यू होता है अर्थ पे। लेकिन हम लोग इसको अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, इसको 9.8 मीटर पर सेकंड। देयरफॉर जी कैन बी टेकन एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये साइन देख रहे हो आप, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन का साइन बोलते हैं। तो ये जी की वैल्यू है हमारे अर्थ पे, ठीक है। उसी तरह अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से अलग अलग जी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमारे अर्थ की कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमको अच्छे से याद रखना, हमेशा याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में और पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है वो जी, ये जो जी है वो कैसे कैसे वैरी करता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जी का फॉर्मूला हमको अच्छे से याद रखना है, उसमें बहुत ही हेल्प लगेगा इसका, ठीक है। क्या है टॉपिक, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। देखिए जी का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे हमको कुछ प्रोपोर्शनैलिटी के रिलेशंस को समझना होगा, ठीक है। जैसे जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के, या फिर कह लो डिस्टेंस से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब रेडियस जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, जी का वैल्यू कम होते रहेगा। हम लोग ने प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिफाइन किया था, प्रोपोर्शनैलिटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसको अच्छे से इलैबोरेट किया था, वहां पे आप देख सकते हो। मतलब बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, ये डिवीजन में और ये ऐसे ऑर्डर में तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर से। मतलब क्या, अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर आर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं, वेरिएशन इन विच सरफेस ऑफ अर्थ, वेरिएशन इन जी विथ सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। सर आपने बोला था अभी कि जी की वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है, 9.8, वो अप्रोक्सीमेटली होती है, बट अर्थ हमारा कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है। देखिए अर्थ का जो शेप है हमारा वो कैसा, साइड से ऐसे बल्जी है, और पोल्स पे क्या है, वो थोड़ा फ्लैटेंड है, चपटा है। देखिए कैसे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कैसे दिखेगा, थोड़ा सा फ्लैट दिखेगा, और ये इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्जी दिखेगी। मान लेते हैं सेंटर है, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये हमारा पूरा इक्वेटर का लाइन है, ठीक है। तो इक्वेटर्स पे कैसा थोड़ा बल्जी है, और पोल्स पे कैसा थोड़ा फ्लैटेंड है, चपटा हो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली जो इक्वेटर पे जो रेडियस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर होता है, ओके। और जो पोल्स पे रेडियस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 6400 माइनस 21 किलोमीटर होता है, ठीक है। 21 किलोमीटर कम होता है। मतलब बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ कि पोल्स पे इक्वेटर कंपेयर में क्या होता है, 21 किलोमीटर क्या होता है, कम होता है।
अभी देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम है, मतलब ये क्या है, दोनों भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेडियस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। यहाँ पे रेडियस क्या है, कम है, और यहाँ पे रेडियस क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे रेडियस ज्यादा है, तो एज पर दी फॉर्मूला अगर रेडियस ज्यादा होगा जो जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कम होगी, और यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी मिलती है मुझे, 9.78 ऐसे समथिंग मिलता है, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और जी की वैल्यू पोल्स पे देखिए, यहाँ पे आर की वैल्यू कम है, ठीक है, तो आर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कंपेयर टू दिस यहाँ पे ज्यादा होगी, विच इज इक्वल टू 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे कुछ अप्रोक्सीमेटली हमको वैल्यूज मिलते हैं, ठीक है। तो ये अर्थ के सरफेस है, जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जी की वैल्यू बढ़ती जाती है, और पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो जी की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप देखोगे, आप अगर इक्वेटर पे जाके एग्जैक्टली इक्वेटर पे जाके अपना वेट चेक करोगे तो आपका वेट क्या होगा, कंपेयर टू पोल पे क्या होगा, कम दिखेगा, मतलब यहाँ पे आपका कुछ वेट कुछ और दिखेगा, और यहाँ पे पोल्स पे आपका वेट क्या दिखेगा, थोड़ा कंपेयर टू इक्वेटर थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, थोड़ा सा ज्यादा साइडली, ओके। तो ये सरफेस को लेके हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं हाइट को लेके, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूँ, वेरिएशन विथ हाइट, वेरिएशन इन जी विथ हाइट फ्रॉम दी अर्थ, ठीक है। देखिए मान लेते हैं हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे अगर मैं सरफेस पे हूं तो सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, ओके। लेकिन अगर मान लेते हैं हमारे अर्थ का, प्लैनेट का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं 9 किलोमीटर है अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं उसके टॉप पे चला जाऊं तो टॉप पे उसकी जो वैल्यू दिखेगी जी की, वो कितनी दिखेगी, अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही दिखेगी, मतलब जी की वैल्यू में कोई खास चेंजेस नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन वही मैं और ऊंचाई पे जाऊं, जैसे मैनमेड बलून आपने देखा होगा, एयर गैस बलून होती है जो, वो 37 किलोमीटर पे हाइट पे समझ लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये वो बलून है जो अप्रोक्सीमेटली कितने हाइट पे है, 37 किलोमीटर, बहुत ज्यादा हाइट होता है। तो यहाँ पे मुझे जी के वैल्यू में थोड़ा सा चेंजेस दिखता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 9.77 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूँ, ठीक है, और ऊपर किधर, सैटेलाइट पे, ठीक है, जो हमारे वेदर सैटेलाइट्स होते हैं वो यहाँ से 300 टू 400 किलोमीटर का होते हैं, वैसे घूमते रहते हैं अर्थ के सरफेस से। तो इसका हाइट जो है अप्रोक्सीमेटली कितना है, 400 किलोमीटर, और यहाँ पे जो जी की वैल्यू हमको देखने मिलती है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, 8.7 के आसपास दिखता है, 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, ये क्या है, वेदर सैटेलाइट है। इसका जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारा बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे घूमता है, वो कुछ 37,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, 35,700 किलोमीटर। तो यहाँ पे मान लेते हैं मेरा वो टिपिकल सैटेलाइट वेदर सैटेलाइट है, जिसका डिस्टेंस कितना है, 35,700 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू ऑब्जर्व की गई है वो कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 0.0225 समथिंग ऐसे, 0.225, ठीक है, 0.225 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर हम 36 या फिर 37 या फिर कह लेते हैं 40,000 किलोमीटर के ऊपर चले जाते हैं या फिर आसपास चले जाते हैं तो जी की वैल्यू हम लोग को अप्रोक्सीमेटली जीरो कंसीडर कर सकते हैं, वहां पे जीरो ग्रेविटी फील करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत अप्रोक्सीमेटली जीरो के क्लोज है बट जीरो नहीं, ठीक है। तो 40,000 के क्लोज हम लोग को जी की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो, और वहां पे हम लोग ग्रेविटी फील नहीं करेंगे, जीरो ग्रेविटी फील होगा हमको, ठीक है, ग्रेविटी लेस फील होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सेकंड थर्ड वेरिएशन है वो क्या है, डेप्थ को लेके, ठीक है, ये इतना समझ में। अब डेप्थ को लेके देखते हैं, ठीक है। देखिए पहले में तुम लोग ने क्या पढ़ा, सरफेस में जब रेडियस कम होगा ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये जी का वैल्यू चेंज होगा। लेकिन जब हाइट पे जाएंगे तो आर का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, हाइट पे जा रहे तो आर का वैल्यू बढ़ेगा। आर का वैल्यू कैसे बढ़ेगा, रेडियस है और साथ में कुछ हाइट भी इंक्लूड हो रहा है, तो ऐसे आर का वैल्यू बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, जी के वैल्यू में चेंजेस आएंगे। लेकिन जब हम लोग डेप्थ में जाएंगे तो देखिए क्या होता है, ठीक है, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी विथ डेप्थ ऑफ द अर्थ, डेप्थ ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये हमारा थर्ड केस है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग अर्थ को देखते हैं, यहाँ पे अर्थ हमारा ये ऐसे है, कंसीडर करते हैं ऐसा स्फेरिकल शेप में है अभी फिलहाल, ठीक है।
अभी मैं अर्थ के सरफेस पे हूँ, लेट से मैं अर्थ के सरफेस पे, तो वहां पे मेरी जी की वैल्यू कितनी होगी, 9.8 होगी। यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुई। ठीक है, लेकिन अगर अर्थ के अंदर में क्या करता हूँ, थोड़ा डिग करके ऐसे खड्डा करके मैं यहाँ पे ऐसे नीचे चला आता हूँ या इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा सेंटर है, ये मेरा क्या है, सेंटर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको ऐसा लग रहा है रेडियस कम हो रहा है। ठीक है, तो रेडियस कम हो रहा है तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़नी चाहिए एज पर दिस फॉर्मूला। बट एट द सेम टाइम देखिए यहाँ पे फॉर्मूला को मैं फिर से लिखता हूँ, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब आर की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए मास, ये क्या है, m इज द मास ऑफ अर्थ, मतलब g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ। मतलब मास कम होगा तो क्या होगा, g की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है। देखिए पहला रिलेशन क्या है, g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, मतलब रेडियस कम होगा या फिर ज्यादा होगा तो g की वैल्यू में क्या होगा, कम ज्यादा अपोजिटली वो क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो उसी तरह क्या होगा, यहाँ पे g क्या है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके मास से, अर्थ के मास से। अगर मास कम होगा तो क्या होगा, g की वैल्यू भी कम होगी। तो यहाँ पे हम लोग वही अप्लाई करना, जब मैं इस पॉइंट पे होऊंगा, ठीक है, अर्थ के अंदर मैं इस पॉइंट पे आऊंगा, तो मेरे लिए जो मास होगा या फिर मेरे लिए जो अर्थ होगा वो क्या होगा, यहाँ से एक सर्कमफेरेंस मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। जो ऊपर का जो भी पार्ट है ये मेरे लिए अर्थ कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी मटेरियल है, जो भी मतलब मिट्टी है, रॉक्स है, वो इधर पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं होगा, मतलब सेंटर का खाली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। और ये पॉइंट पे जब मैं आऊंगा तो मेरे लिए अर्थ क्या हो जाएगा, खाली ये वाला पार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मास डिक्रीज हो रहा है, मास डिक्रीज होगा। अगर मास डिक्रीज होगा तो जी का भी वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो जी का वैल्यू बढ़ रहा है, बट मास डिक्रीज हो रहा है तो जी का वैल्यू डिक्रीज होगा। दोनों का जो रिजल्ट है, मास डिक्रीज हो रहा है और रेडियस इंक्रीज हो रहा है, दोनों का रिजल्ट हमको क्या देता है, जी के वैल्यू में डिक्रीमेंट दिखाता है। समझ में आ रहा है। तो मैं अगर मान लो तो और अंदर आ गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मेरे लिए अर्थ क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। मतलब बाकी के जो भी एरिया है, ये जो पार्टी जो भी यहाँ पे सॉइल होगा वो मेरे लिए कोई अर्थ कंसिडर नहीं होगा। मतलब अर्थ है लेकिन वो मेरे लिए कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है, वहां से कोई ग्रेविटी मुझे फील नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मास और कम हो गया, मास कम हो गया तो क्या होगा, अगेन जी के वैल्यू में जो रिजल्टेंट है आर और एम का जो दोनों का जो रिजल्ट हो क्या दिखा मुझे, जी का वैल्यू डिक्रीज होते हुए दिखेगा। ठीक है, अगर मैं सेंटर पे आ गया, ठीक है, एट सेंटर, तो यहाँ पे सेंटर मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पे मेरे लिए वहां पे मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अर्थ का। अगर मास जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, ठीक है, तो जी क्या हो जाएगा, देयरफॉर जी विल बिकम जीरो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि जब सेंटर हम लोग जब जैसे से अर्थ के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, रेडियस कम होगा और जी का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम मास भी कम हो रहा है, जिससे जी के वैल्यू क्या होगा, दोनों के रिजल्ट से क्या होगा, जी का वैल्यू डिक्रीज होते हुए दिखेगा। और जब सेंटर पे हम आएंगे तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, वहां पे इन्फानाइट नहीं होगा, जी ये रेडियस जीरो हो गया तो इन्फानाइट नहीं, वहां पे क्या होगा, जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मास वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो ये डेप्थ को लेके कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मास और वेट के बीच का एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, हमारा ये वेरिएशंस देख लिया हम लोग ने, अब मास एंड वेट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मास एंड वेट, देखिए हम लोग जब ये दो वर्ड सुनते हैं तो हमको लगता है दोनों भी बहुत ही सिमिलर है या फिर दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं। ठीक है, मास क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है वेट से, और वेट मास से डिफरेंट है। ठीक है, देखिए एक्चुअल में मास होता क्या है, मास हम लोग किसको बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ, देखिए डेफिनेशन देखते हैं, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन बॉडी, किसी भी बॉडी में जो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, इट्स कॉल्ड द मास ऑफ द बॉडी। मतलब इस पर्टिकुलर पेन में कितने अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स, इन शॉर्ट में क्या बोल रहा है, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि उसके अंदर जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मास बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि किसी बॉडी के अंदर का कंटेंट कितना है, मास मैटर का कंटेंट कितना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास। वेट क्या होता है, ये वेट होता है द ग्रेविटेशनल फोर्स
the gravitational force acting on a body is defined as weight of the body मतलब मेरे पास खुद का कुछ मास होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर मास पे या फिर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ कितना ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इस ग्रेविटेशन फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट ऑफ द बॉडी। समझ में आ रहा है? तो अर्थ हमारे पे एग्जैक्टली कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। और मास क्या होता है, हमारे बॉडी में एक्चुअल में कितना मैटर कंटेंट है, ठीक है, मैटर का कितना कंपोजिशन है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस था। इसके बाद और भी डिफरेंस है। देखिए, मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, अगर इस पेन का मास कुछ है, मान लेते इस पेन का मास 10 ग्राम है, तो मून पे लेके जाने के बाद इसका मास 20 ग्राम से फिर कुछ कम या फिर ज्यादा नहीं होगा। मून पे भी इसका मास क्या होगा, सेम होगा। मार्स पे भी इसका मास सेम होगा। मतलब हर जगह इसका मास क्या होगा, सेम होगा। मतलब बॉडी में जो कंटेंट है वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। बट वेट इज नॉट कांस्टेंट, वेट इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या, वो कांस्टेंट नहीं, दैट मींस नॉट कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब दैट इज, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट चेंजेस फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट। मतलब मान लेते हैं अगर मेरा वेट यहाँ पे जैसे मेरा वेट यहाँ पे 60 kg है अर्थ पे, तो मैं मून पे चला जाऊंगा तो मेरा वेट क्या हो जाएगा, अज्यूम कर लेते हैं 10 kg हो जाएगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, मेरा वेट चेंज हो रहा है, ठीक है, बट मेरा मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये फर्क है मास एंड वेट के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद देखिए, मास क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम लोग ने स्केलर वेक्टर्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार देख लीजिए, पूरा फिजिक्स आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। एट द सेम टाइम वेट क्या है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, वेट वेक्टर कैसे हो गया, देखिए मैंने क्या बोला, वेट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डिफाइंड एज वेट। मतलब क्या, वेट भी क्या है, एक टाइप का फोर्स है। वेट भी क्या है, फोर्स है, विच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो वेट के पास भी क्या है, डायरेक्शन है, और वो इसके लिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन देखते हैं। its direction is vertically downward towards the center of earth। मतलब अभी मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा, तो मेरा जो वेट का डायरेक्शन है वो कहाँ पे होगा, वर्टिकली मतलब क्या, ऐसे स्ट्रेट, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ अर्थ पे, ठीक है, तो मेरा वेट कहाँ लग रहा होगा, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये सेंटर है मान लेते हैं अर्थ का, तो यहाँ पे लग रहा होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अभी देखिए यहाँ पे वेट के बारे में, तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है इसका केजी। मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी होता है। और वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, देखिए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये भी क्या है, फोर्स है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे आता है, एमसीक्यू में, 1 मार्क्स में, बोर्ड्स में आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमको डिफरेंशिएट करने बोलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज, हम लोग जनरली कैसे मेजर करते हैं अपना वेट, केजी में, 60 kg, 45 kg, 70 kg। तो हमको ऐसा लगता है कि वेट का ऐसा यूनिट केजी होगा, बट एक्चुअल में वेट का ऐसा यूनिट केजी नहीं है, वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन है। और जो मास का ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, केजी होता है। तो इस चीज पे अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि आपके बहुत बार मार्क्स यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है, आप रॉन्ग करके आते हो। तो ये चीजें ध्यान रखना। ये 4 पॉइंट्स इनफ है आपको मास एंड वेट के बीच का डिफरेंस बताने के लिए। होप्स आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और उनको भी ये दिखा के हेल्प करिए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और पुराने जो भी लेक्चर्स हैं उनका लिंक मैंने दिया है, उसको अच्छे से एक बार देख लो, तो ये लेक्चर्स भी आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, ठीक है, तो बाय बाय।